हेलो एवरीवन। आज हम सोशियोलॉजी की यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। जो फर्स्ट यूनिट है, इट्स ऑल अबाउट सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, कि सोशियोलॉजी आया ही कैसे, राइट। उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 सब थीम्स है, जिसमें पहली सब थीम है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, एंड उसके बाद है एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें बात क्या हो रही है, इसमें पूछना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये मॉडर्निटी कैसे आई, इसके आने की वजह से सोशल चेंजेस कैसे आए यूरोप में, और क्या इन चेंजेस की वजह से ही सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बन के बाहर आई है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब ये जो डायग्राम है, इसे बड़े ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में ये जितनी भी चीजें दी हुई है, ये एक तरह से फ्लो चार्ट है आपका। अगर आपको बस ये डायग्राम याद है ना, तो आप ये समझिए कि आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारी टर्म आपको बता रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। नीचे चलेंगे तो ये खुद ब खुद ही इसमें ये सारी टर्म्स डिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम में हमें दिख रही है डार्क एज। तो पहले डार्क एज थी, डार्क एज किसे कहते हैं अभी बताऊंगा। उसके बाद रिनाइसेंस आया। रिनाइसेंस की वजह से एक तरफ आ रहा है एनलाइटनमेंट और दूसरी तरफ आ रहा है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। एनलाइटनमेंट क्या कर रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को फोस्टर कर रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। और साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। इन दोनों की वजह से सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो रही है, केओस हो गया है, एनार्की आ गई है, सिस्टम सारे हिल गए हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई है। तो ये जो इनलाइटनमेंट आए थे यहाँ, ये इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे कुछ, उनके खिलाफ ये दूसरे थिंकर्स आ गए, काउंटर इनलाइटनमेंट थिंकर्स। ये कहने लगे यार चेंजेस तो बेकार है, चलो चलो जैसे यूरोप पहले था वैसे ही आ जाओ, पुराना ही अच्छा था। अब इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, हर तरफ वॉर वाली सिचुएशन है, एनार्की आ गई है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। तो बस आज हमें यहां तक पढ़ना है, ये वाला फ्लो चार्ट। डार्क एज थी, रिनेसेंस आया, एनलाइटनमेंट आई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब से डार्क एज किसे कहते हैं हम लोग। डार्क एज वो होती है जब ना हम लोग रैशनली नहीं सोच पाते। यहां पर कहा जाता है, एक्चुअली में डार्क एज में था क्या, गॉड्स प्रेजेंट थे, ह्यूमन एब्सेंट थे। मतलब रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, मतलब जो सोचने समझने की क्षमता थी ना, वो नहीं थी। इसीलिए हम कहते हैं यहां पर कि ह्यूमन एब्सेंट थे। जितनी भी सारी चीजें थी वो गॉड सेंट्रिक थी, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, वो सब क्या थी, गॉड सेंट्रिक थी। धरती किसने बनाई, भगवान ने। यूनिवर्स किसने बनाया, भगवान ने। धरती कहाँ है, धरती यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर में है, सूरज उसके चक्कर लगाता है, क्यों लगाता है भगवान जाने, ठीक है। हर चीज गॉड सेंट्रिक थी। फिर एक आया रिनाइसेंस, रिनाइसेंस वाला पीरियड। इट मींस अब ह्यूमंस जिंदा होने लगे। ह्यूमंस जिंदा होने लगे मतलब सोचने लगे, थोड़ी सी रैशनैलिटी आई उनमें कि यार अच्छा ओके ऐसे भी होता है। तो जब इंसान सोचने लगता है, अपने बारे में सोचने लगता है, आसपास की चीजों को देखने लगता है, तो उसे क्या होता है, आत्मज्ञान। और इसी आत्मज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटनमेंट। सो कुछ लोगों को हो गया आत्मज्ञान, उन लोगों ने लिखनी स्टार्ट कर दी बुक्स, राइटिंग्स, ऐसी ऐसी बातें करनी स्टार्ट कर दी। अब 2 तरह की बातें हो सकती है। पहले तो सारा सिस्टम ठीक चल रहा था, गॉड सेंट्रिक था, सब चीजें गॉड ने बनाई। अब हम कह रहे हैं कि यार नहीं नहीं, ये सारी प्रथाएं तो गलत है,
जैसे इंडिया में थी सती प्रथा, गलत थी, राजा राम मोहन राय आए, बताया कि गलत है। कास्ट सिस्टम गलत है, दलित्स भगवान के पैरों से नहीं आते, वो हमेशा काम करने के लिए नहीं बने हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बी आर अम्बेडकर ने बताया। तो ये हमारे यहाँ के इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे। वहां के रूसो, वोल्टेयर, होब्स, ये सब थे इनलाइटनमेंट थिंकर्स। सो उन्होंने बताया कि ये जो स्टेट सिस्टम चल रहा है, स्टेट सिस्टम क्या है? ये वाला सिस्टम, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, अभी इस पे आएंगे वापस, ठीक है। ये सब गलत चल रहा है, ठीक है। टैक्स सिर्फ पीजेंट से लिया जाता है, नोबल से टैक्स नहीं लिया जाता, तो ये तो बहुत गलत चल रहा है। तो इन सब का विरोध हुआ, उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। सो दोबारा आते हैं, रिनाइसेंस आया, ह्यूमंस ने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में रैशनली सोचना स्टार्ट किया। और जब हम हर चीज़ को रैशनली देखने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमें क्या होता है? एक आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान को हमने एनलाइटनमेंट कह दिया। अब सी, जब हमने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, आसपास के इन्वायरमेंट पे ध्यान देना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें हमने ये मानना छोड़ दिया कि यहाँ गॉड सेंट्रिक है, कि भगवान ने ही हर चीज़ बनाई है, तो अब क्या हुआ? इनोवेशन का स्कोप आ गया। ह्यूमंस आर क्रिएटिव बीइंग, पढ़ा होगा आपने। तो अगर इनोवेशन का स्कोप आ गया, तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें इन्वेंट करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या आ गया? साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया। अभी इन सबके एग्जाम्पल आपको नीचे मिलेंगे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया, इन्वेंशंस होने लगी, बहुत बढ़िया बात है। फिर मशीन्स बनने लगी, तो उसकी वजह से क्या आ गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। डार्क एज थी, ह्यूमंस क्या थे? एब्सेंट थे, गॉड्स प्रेजेंट थे। यहां पर ह्यूमंस प्रेजेंट हो गए, गॉड एब्सेंट हो गए। यहां पर ह्यूमंस क्या हो गए? प्रेजेंट, गॉड्स एब्सेंट। अपने बारे में सोचने स्टार्ट किया, आत्मज्ञान आ गया, एनलाइटनमेंट। खुद के बारे में सोचने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को देखना स्टार्ट किया, तो इन्वेंशंस करने स्टार्ट कर दिया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जब इनलाइटनमेंट आया, तो कुछ थिंकर्स आए, उनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, इन्वेंशंस होने स्टार्ट हुए, मशीन्स बननी स्टार्ट हुई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। ये सारे सोशल चेंजेस चल रहे थे, अभी जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां तक का कंप्लीट करते हैं, नीचे चल के। ड्यू टू सोशल चेंजेस इन यूरोप, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, ये लास्ट में कंक्लूजन में आएगा। अब देखते हैं कि हुआ क्या है। डार्क एज चल रही थी। डार्क एज मतलब हर चीज को रिलीजन एक्सप्लेन करता था, हर चीज गॉड के आसपास घूमती थी। म्यूजिक इज ऑल अबाउट गॉड, भगवान के बारे में। हमारे यहाँ भक्ति, वो जो डिवोशन वाला सिस्टम आया था, ठीक है। लिटरेचर सिर्फ भगवान के आसपास घूम रहे। लॉज भगवान के आसपास, भगवान ने बनाया है, यही नियम है। किंग कौन है? परछाई है। अकबर भी एक टाइम पर यही कहता था, जब वो मुस्लिम रूल आया था, कि कौन होता है राजा? वो तो अल्लाह की परछाई होता है। इसी तरह यूरोप में कहते थे कौन है राजा? तो शेडो ऑफ गॉड, ठीक है। और वो जो लॉज बनाएंगे वो भगवान के ही लॉज होंगे। फिर गवर्नेंस में सारी चीज़ें डन इन द नेम ऑफ गॉड। पेंटिंग्स गॉड सेंट्रिक थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स, कैसे बना यूनिवर्स, कैसे बनी धरती, कैसे बना सूरज, सब भगवान ने बनाया और किसी का कोई रोल नहीं है। सो जो वर्ल्ड घूम रहा था वो गॉड के चारों तरफ घूम रहा था, भगवान के ही चारों तरफ घूम रहे हैं आसपास, कि हाँ जो भी है सब भगवान का दिया हुआ है और हम तो जिंदा है। इट्स लाइक कि ह्यूमंस आर लाइक आंट्स एंड गॉड की जो फिगर थी ना, वो इतनी ऊंची थी कि हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे उसके पार। सो ये 1200 एडी तक चला। उसके बाद तब तक का बेचारे ह्यूमंस एब्सेंट चल रहे थे। सब चीज एक्सप्लेन्ड इन रिलीजियस फैशन, हर चीज का एक रिलीजियस एक्सप्लेनेशन था। ह्यूमन तो मिसिंग ही था हर जगह से। ये देखो ये वाला सिस्टम, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इंडिया में भी था,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये किसने बनाया? ये सिस्टम भगवान ने बनाया। ये भगवान के कहाँ से आते हैं? मस्तिष्क से आते हैं या दिल से आते हैं? क्षत्रिय कहाँ से आते हैं? भगवान की बाजुओं से आते हैं, हैंड से। वैश्य थाइस से आते हैं और शूद्र पैरों से आते हैं। इसलिए इन्हें सबकी सेवा करनी है, ठीक है। ये वाला सिस्टम किसने बनाया? इंसानों ने थोड़ी, भगवान ने बनाया। एक्सप्लेनेशन तो यही थी कास्ट सिस्टम की। तो अब उसके बाद थोड़ा बहुत इंसान ने थोड़ा सा सोचना स्टार्ट किया, अपने आसपास की चीजों को देखना स्टार्ट किया। तब क्या हुआ? रिवाइवल एंड रीस्टोरेशन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। अब इंडिविजुअलिज्म आ गया, अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया इंसान ने। पहले ये नहीं कि सबसे पहले क्या करना है कि भगवान के बारे में सोचो कि भगवान ने ये किया है तो सही किया होगा। भगवान नहीं चाहेंगे तो पत्ता भी नहीं हिल पाएगा, जाके हिला दो ना, पकड़ो पत्ता, तोड़ दो, टूट जाएगा। अब उसकी एक्सप्लेनेशन पहले क्या देते थे कि भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ऐसी कुछ एक्सप्लेनेशन थी। रिनाइसेंस आया तो अब ह्यूमंस जिंदा हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? ह्यूमंस वापस से जिंदा हो गए और गॉड्स कहाँ पहुंच गए? नीचे, इंफीरियर पोजीशन पे। ह्यूमन सुपीरियर पोजीशन पे आ गया कि यहाँ पहले हम अब अपने बारे में सोचेंगे। ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिज्म को ही रिनाइसेंस कहा गया है। अब जो लिटरेचर होने लगी वो ह्यूमन सेंट्रिक आ गई। विलियम शेक्सपियर की जो पोइट्रीज होती थी लव वव के बारे में, कालिदास तो इंडिविजुअल्स के बारे में ही लिख रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स अब यहाँ पर पहले आ गए हैं। जो लॉज थे वो ह्यूमन सेंट्रिक बनने लगे हैं, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, क्रिटिसिज्म और ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट होने लगा है। जैसे मनुस्मृति थी, उसका क्रिटिसिज्म होने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। गवर्नेंस ह्यूमन सेंट्रिक हो गई है। जब हम लोग पूरी सोसाइटी तो नहीं होती है, पहले स्टार्टिंग में कुछ ही लोग होते हैं। तो रेनेसेंस मैन ह्यूमन सेंट्रिक कौन कौन थे? लियोनार्ड डा विंची, मोनालिसा पेंटिंग, ठीक है। ये पहले सिर्फ गॉड्स की पेंटिंग होती थी और उसमें भी कलर वलर नहीं होते थे, सिंपल पेंटिंग्स होती थी। जैसे आपने प्रोटोटाइप ऑफ शिवा देखा होगा, जो एंशिएंट टाइम के बाद आया था हमारा। बिल्कुल सिंपल पेंटिंग्स होती थी। मतलब वो तो पेंटिंग नहीं थी, वो फिगर थी, बट इवेंचुअली पेंटिंग्स बिल्कुल सिंपल होती थी। कोई ऐसे स्माइल नहीं कर रहे होते थे, कोई ऐसे ह्यूमन इमोशंस भी ज़्यादा डिपिक्ट नहीं करते थे, भगवान होते थे बस। उसके बाद ये सारी मोनालिसा की पेंटिंग आई तो उसमें वो 3D पेंटिंग्स भी आने लगी, फिर स्माइल वाले फेसेस भी आने लगे, ह्यूमंस के इमोशंस भी डिपिक्ट होने लगे। स्टडी ऑफ एनाटॉमी आई, ठीक है, जिसमें कि हम ह्यूमंस के ऑर्गन्स की स्टडी करते थे। पहले तो इसे पाप माना जाता था। देन विलियम शेक्सपियर आ गया। विलियम शेक्सपियर जैसे ही आया तो हमें पता है कि ह्यूमन सेंट्रिक लिटरेचर आ गई थी। कोपरनिकस ने क्या दिया था? हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स दिया था कि अर्थ नहीं है यार सेंटर में, ठीक है, सन है सेंटर में, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। लॉजिक और रीजनिंग, ठीक है, दोनों चीज लगाई थी इसने। गैलीलियो गैलीली आया और उसने कंफर्म कर दी कि ये वाली थ्योरी ही सही है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। जो रिलीजियस थ्योरी बता रहे थे वो तो बिल्कुल गलत है। अब क्या हुआ देखो, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढा जा रहा है, रीजंस ढूंढा जा रहा है, ठीक है, रीजनिंग ढूंढी जा रही है, एम्पेरिकल रिसर्च हो रही है हर चीज के पीछे। तो इसका क्या मतलब है? अब ह्यूमन जिंदा हो गए, ह्यूमन सोचने लगे, सोचने समझने की क्षमता जो चली गई थी हमारी पहले, हर चीज को हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, वो वापस आ गई। और जब ये क्षमता हमारे पास वापस आ गई तो हम लोगों ने आत्म अध्ययन करना स्टार्ट किया, अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, अपने अंदर कि हाँ ठीक है, हम क्या है, हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब सोचना स्टार्ट किया। सोसाइटी को देखना स्टार्ट किया कि हाँ सब सही चल रहा है क्या। तो उसके बाद हमें क्या हुआ? आत्मज्ञान। जैसे बुद्धा को हुआ था, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो सोसाइटी गलत चल रही है, कास्ट सिस्टम क्यों है यहाँ पर, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, हर लोग अपने दुख में उलझे हुए हैं,
इनसे किसी को तो छुटकारा दिलाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इंडिया में बुद्धा थे, यूरोप में कौन कौन थे अभी हम नीचे देखेंगे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली जब अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, देखो सोसाइटी के बारे में जब हमने सोचना स्टार्ट किया आसपास में कि हाँ ठीक है इसमें कुछ गलत हो सकता है नहीं हो सकता, तो इनलाइटनमेंट थिंकर्स ने क्या कहा, यार बहुत गलत चल रहा है, इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। जब हमने नेचर वेचर को देखना स्टार्ट किया, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो हमने इनोवेशन से स्टार्ट किए रिनाइसेंस आने के बाद। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया। कुछ ना कुछ हम इन्वेंट करते गए, मशीन्स इन्वेंट करने लगे, मास प्रोडक्शन चाहिए था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कहानी अभी तक का समझ आ गई। वापस आते हैं यहाँ पे, डार्क एज चल रही थी, ह्यूमंस एब्सेंट, ह्यूमंस प्रेजेंट, एनलाइटनमेंट आ गया, मस्त चल रहा है अभी। ठीक है यार, आत्मज्ञान हो गया मेरे रिनाइसेंस के बाद, ह्यूमन जिंदा हो गए, सोचने समझने की क्षमता वापस आ गई, तो एनलाइटनमेंट आ गया। जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था यहाँ पर, इनोवेशन से स्टार्ट कर दी, अब सोचने समझने की क्षमता वापस आई गई है, तो भगवान से ध्यान हटा लिया थोड़ा सा, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चल क्या रहा है, क्रोनोलॉजी क्या है इसमें। अब जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये अटेम्प्ट है, एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचुरल लॉज और नेचुरल वर्ल्ड थ्रू रीजन, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया लॉजिक से, रीजनिंग लगा के। गैलीलियो गैलीली ने कंफर्म किया। केपलर ने क्या कहा, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये सब क्या है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उस टाइम के। ये नेचुरल वर्ल्ड के लिए है। एनलाइटनमेंट किसके लिए होगा, सोशल वर्ल्ड के लिए। एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टू एक्सप्लेन सोशल वर्ल्ड थ्रू रीजन, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। कि हाँ भाई कास्ट सिस्टम गलत है, सती प्रथा गलत है। ये मैं सब इंडियंस एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर स्टेट सिस्टम था कास्ट सिस्टम की जगह। ठीक है, नोबल्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था, पीजेंट सारा टैक्स भर रहे थे, गलत था। तो वहां पर भी पैट्रियार्की थी, ये सारी प्रथा गलत थी। जब सोचना स्टार्ट किया तो समझ आने लगी ये सारी चीजें। ठीक है, सो यहां पर एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। रिनाइसेंस आया, आ गया, इसकी वजह से एक तरफ आया इनलाइटनमेंट और दूसरी तरफ आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इनलाइटनमेंट किसके लिए आया, अब ये सोशल वर्ल्ड को किस तरह समझने की कोशिश कर रहा था, लॉजिक एंड रीजनिंग से। साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या था, ये नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहा था, लॉजिक एंड रीजनिंग से। फॉर एग्जाम्पल, पहले अर्थ क्यों आता था, तो भगवान ले आए। ठीक है, भगवान कुछ चाहते होंगे। अब हमारे पास क्या आ गई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कन्वेक्शन थ्योरी, ओरोग्राफिक थ्योरी, माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स कब कहाँ बन रहे हैं, फोल्ट कहाँ आ रहा है, ये सब अब हम लॉजिक रीजनिंग लगा के एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स हैं इन सब के, इसी को ही हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा था। हमने नई नई चीजें इनोवेट करना स्टार्ट कर दिया था, फिर मशीन्स इनोवेट की तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। यहां तक समझ आ रही है। इनलाइटनमेंट ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ सोसाइटी एंड प्रपोज्ड अ न्यू ऑर्डर। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी कैसे चल रही है, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर कैसे चल रहा है, वगैरह वगैरह। जैसे ही इनलाइटनमेंट आया, उसने ये सारी चीजें जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर चल रहा था उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। इसी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर आपने साइंटिफिक रेवोल्यूशन के थिंकर्स देख लिए, इनलाइटनमेंट थिंकर्स भी देख लो। थॉम हॉब्स एंड जॉक लॉक किसकी बात कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मासेस एंड रूलर के बीच में। रूसो किसकी बात करते हैं, जनरल विल ऑफ मासेस की बात करता है। वॉल्टेयर सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच। यार ये देखो, ये आपको आईआर में भी पढ़ाया जाएगा और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ के टॉपिक्स है, ये सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से यहाँ पर थिंकर्स बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है,
वॉल्टर किसका था? सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच। क्या कहता है कि हमें चर्च को क्वेश्चन करना चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन तो कम से कम करना ही चाहिए कि ये प्रथा क्यों ठीक है, वगैरह वगैरह। मैरी वॉल्स्टन क्राफ्ट आई तो उसने किस बात की कि यार जेंडर इक्वालिटी भी होनी चाहिए। एडम स्मिथ आया, उसने कहा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले क्या था? मर्सेंटलिज्म था, कुछ ही लोग कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, एडम स्मिथ आया, उसने कॉन्सेप्ट दिया फ्री मार्केट इकोनॉमी का, इनविजिबल हैंड का, कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, आप ही अगर ये सब कंट्रोल करते रहोगे तो लोगों के पास कभी खाने के लिए भी चीजें नहीं होगी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका एक ये भी था, इकोनॉमिक ड्रेन भी थी उसकी। ठीक है, खाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे, खाने के लिए फूड भी नहीं था, तो वहां पर उनकी क्वीन ने और बोला था कि अगर ब्रेड नहीं है तो केक खा लो, जिसकी वजह से खैर उसे मार डाला था बाद में, बट ये चीजें चल रही थी वहां पर। मॉन्टेस्क्यू आया, उसने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो, फिर जुडिशरी को सेपरेट रखो, और यही जो पावर बैलेंस है इन ये तीनों मेंटेन करे रखेंगे एक दूसरे का। ठीक है, ये सारे इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उस टाइम के। तो इन सब ने अपने अपने व्यूज दिए, लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है, यही सही बात है। पहले तो सब चीजें भगवान की मर्जी पे चल रही थी ना, कौन कर रहा था चर्च पे क्वेश्चन? कोई नहीं कर पा रहा था चर्च पे क्वेश्चन, आज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? रिनाइसेंस आ गया, ह्यूमंस की सोचने समझने की क्षमता वापस आ गई। इंडिया में वो काफी लेट आई, बट ठीक है, रिनाइसेंस आया तो यहाँ पर क्या हुआ? साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ? इनलाइटनमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड थ्रू लॉजिक एंड रीजन, ह्यूमन सेंट्रिक आइडियाज आ गए। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम कल स्टार्ट करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पर एक बार स्टार्टिंग में। डार्क एज, ह्यूमन एब्सेंट, रिनेसेंस, ह्यूमन प्रेजेंट, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इनकी वजह से हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, मतलब कि उन्होंने जो मोनार्की थी उसे उखाड़ फेंका, स्टेट सिस्टम ही चला गया, स्टेट ही चली गई। तो सोचो कितना ज्यादा क्राइम बढ़ गया होगा उस टाइम पर, कितनी ज्यादा एनार्की होगी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होगी, इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई होगी। कोई इलेक्टेड लीडर तो था ही नहीं उस टाइम पर। ठीक है, क्लोज, नो थैंक्स। हाँ, सो कोई इलेक्टेड लीडर तो था ही नहीं उस टाइम पर, और अगर इलेक्टेड लीडर नहीं था उस टाइम पर, सो क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। फिर तो वहां पर कोई सिचुएशन संभालने के लिए ही नहीं था, तो केओस हो रहा है वहां पर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, लोग अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो अब इनकी वजह से हो क्या रहा है? ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, इनकी वजह से इनस्टेबिलिटी आ गई है सोसाइटी में। ठीक है, सोशल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, और जब सोशल चेंजेस आ रहे हैं तो इन्हें ही पढ़ने के लिए एक डिसिप्लिन आया, जिसे हम आज सोशियोलॉजी कहते हैं। अभी हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह सोशियोलॉजी आया, बट इन्हीं चेंजेस को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी आया था। ओके देन, आज का हम यहीं पर रोकते हैं।